क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला है हमें, ये मार्क्स दिए हैं 5 स्टूडेंट के 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में और हमसे पूछा ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सी। ओवरऑल परसेंटेज का क्या मतलब है? ओवरऑल परसेंटेज मीन्स मार्क्स ऑब्टेन बाय सी अपॉन में मार्क्स ऑब्टेन बाय सी अपॉन में टोटल मार्क्स इंटू में 100%, ऐसे निकालेंगे परसेंटेज। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय सी कितना है, प्लस करके देखो 84, 39, 45, 49, तो ये हो गया। इसको भी हम 40 कर लेते, इसमें से एक 1 ले लेंगे तो 80 और 40 120, 160 और 200। 200 में इसमें से एक इधर गया था तब ये 40 बना था, तो 3 और 5 9, 3 और 5 8 और 9 17, तो टोटल आया 217 अपॉन में मैक्सिमम मार्क्स कितने 70 + 70 + 70 210 + 100 310 इंटू में 100%। एक 0 से एक 0 कैंसिल होगी, 31 7 ज़ा साफ साफ दिख रहा है, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, तो ये हो गया 7। 70% इज़ द राइट आंसर। आंसर भी चेक कर लेते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें क्या बोला है उन्होंने, देखो द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज ए एंड बी। कंपनी ए का प्रॉफिट है 30% और कंपनी बी का प्रॉफिट है 40%। और उन्होंने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर इंटू 100। इसका मतलब 30% बराबर है इनकम माइनस, अच्छा उन्होंने क्या बोला, इफ़ द इनकम ऑफ टू कंपनीज वर इक्वल इन 2019 पे मुझे दिख रहा है ये 40 और 30 है ना। ये जो मैंने 30 और 40 लिखा था वो मैं क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुकी थी, सीधा 2019 का डेटा आपको बता दिया था। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 1 हो गया क्योंकि इनकम तो दोनों में सेम है, आई ले लिया, अपॉन में 100 अपॉन में एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैंने परसेंटेज लगा दी तो इसलिए मल्टीप्लाई में 100% नहीं लिखूँगी, बस ये हो गया 30% इज़ इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 100% एक्सपेंडिचर 1, ये इधर प्लस में आ जाएगा। इनकम बराबर है 130% ऑफ एक्सपेंडिचर 1। सेम इसी तरीके से अगर प्रॉफिट 40% है तो इनकम बराबर 140% ऑफ एक्सपेंडिचर 2 हो जाएगा, है ना। सेम इसी मेथड से, बस इनकम दोनों की इक्वल है, इसका मतलब 130% एक्सपेंडिचर 1 इज इक्वल्स टू 140% एक्सपेंडिचर 2। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू 14/13। 14/13 इज़ द राइट आंसर। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, पहले उन्होंने कंपनी ए बोला है, कंपनी ए का प्रॉफिट 30%, मतलब 130 वाला पहले E1 पहले लिखेंगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर E2 पहले लिखते तो रेशो उल्टा हो जाता। अब हमारा है सी आंसर, मतलब थर्ड आंसर, अगर ये उल्टा लिखते तो आंसर हो जाता 4। तो बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में पूछा क्या उसी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द आउटर सरफेस एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर थिक, देखो ये होलो स्फेयर है, गोला एक, और ये इसमें मोटाई है। बाहर का सरफेस एरिया दे रखा है 484 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 484 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर, आर 11 आ गया। अब उन्होंने बोला जो इनर सरफेस एरिया हमें निकालना है, ये पूरा 11 है, उसमें से इतना तो 5 हमें पता है ना, तो ये कितना बचा 6, आर इज इक्वल्स टू 6 आ गया, R2 6 आ गया, मतलब इनर रेडियस कितनी आ गई 6। बस अब क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया वो क्या होता है 4 पाई आर कितना है 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 36 4 ज़ा 144, 144 इज़ द राइट आंसर, 144, और साथ में ये पाई भी है, 144 पाई इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखो इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, लेकिन सिंप्लीफाई करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें
बोर्ड मास का यूज़ करना है। बोर्ड मास मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 5 3 ज़ा 15 और 1 16/3 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8 और 1 9/4 इंटू में 9/4 डिवाइड 1/4 ऑफ। अब इसमें ना आप एक तरह से ये समझ लो ब्रैकेट है, पहले ये पूरा सॉल्व होगा 1/4 ऑफ 7 2 ज़ा 14 और 1 15/2, पहले ये सॉल्व होगा फिर डिवाइड होगा, ठीक है। अपन में 8/3 है, ये 8/3 ऑफ 15 1 ज़ा 15 और 1 16/15 फिर डिवाइड बाय 5, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये हो गया इक्वल्स टू में, ये डिवाइड है, पहले सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है यहाँ पर, और यहाँ पे पहले ऑफ 16/3 इंटू में 4/9 इंटू में 9/4 डिवाइड में पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 ज़ा 15 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 8/3 इंटू में 16/15, ये डिवाइड में है, पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके बाद है ना डिवाइड, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, इंटू में 1/5, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए उल्टा कर देते हैं, राइट। इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 4 से 4 कट गया, अभी मत काटो इसको। अब देखो 16/3 इंटू में 4/9 इंटू में पहले ये दोनों डिवाइड होंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9/4 इंटू में 8/15। अब ठीक है, ऐसे ही इधर 8/3 इंटू में 16/15 इंटू में 1/5, 4 से 4 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा आंसर 1 अपॉन में 1/5, 5 ऊपर आ जाएगा, आंसर आ गया 5। आंसर इज 5, चेक कर लेते हैं, यस 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ 4-साइडेड फील्ड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 98 मीटर। अब ये जो 4-साइडेड फील्ड है ना, ये किसी भी शेप में हो सकता है, मतलब है तो क्वाड्रिलेटरल लेकिन कोई रेगुलर शेप नहीं है इसकी, कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बस हमें ये पता है जो लॉन्गर डायगोनल है उसकी लेंथ है 98 मीटर। एरिया कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डलेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डलेगा, और इन्होंने इस परपेंडिकुलर की लेंथ हमें दी है। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड। तो बस अब एरिया ऑफ फील्ड निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, दोनों में सेम है 98, हाइट कितनी है 28 प्लस 23, समझ आ रही क्या कर दिया, दोनों में हाफ इंटू बेस तो सेम ही था, वो मैंने कॉमन ले लिया, बस ये हो गया हाफ इंटू 98 इंटू में 8 3 11 का 1 2 2 4 और 1 51, 28 2 से 98 को काट दो, कितना आया 49, 49 इंटू 51। अब ये कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, बहुत ईजी है, 49 मतलब 50 माइनस 1, 51 मतलब 50 प्लस 1, ये क्या बन गया a माइनस बी a प्लस बी, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 1 कितना हो गया 2499, 2499 इज द राइट आंसर। तो 2499 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of rupees 2059 is divided among A, B and C so that A's share is equals to 3/5 of B's share। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं A by B is equals to 3/5, यही बोला है ना,
ए शेयर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ बी शेयर, तो बी इधर डिवाइड में आ गया। सी शेयर इज इक्वल टू 5/9 ऑफ ए शेयर, तो सी शेयर इज इक्वल टू 5/9 ऑफ ए शेयर, तो सी इज इक्वल टू 5/9, सी बाई ए इज इक्वल टू 5/9। अगर आप यहाँ पे देखो रेशो में ए के आगे, यहाँ पे ए के आगे 9 है, यहाँ पे ए के आगे 3 है ना, तो हम सेम कर लेते हैं तभी तो रेशो में लिख पाएंगे। तो इनटू में 3/3 कर देते हैं, ये हो गया 9/15। बस अब हमारे पास रेशो आ चुका है, ए रेशो बी रेशो सी। ए है 9, बी है 15 एंड सी है 5। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 15 और 5 20 और 9 29 29। अब उन्होंने पूछा है 20 शेयर। देखो 2059 में से बी का शेयर कितना है? 15/29। बस अब ये 29 की टेबल में 100% जाता होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 30 की टेबल में 30 7 210, तो 29 7 कितना हो जाएगा? 210 में से 7 माइनस कर दो, कितना हुआ? 203। तो 29 7 203 बचा 2, 29 1 29, बस 71 इंटू 15 कितना हुआ? 15 1 15, 5 यहाँ 1 कैरी, 15 7 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105 और 1 106, 1065। दिस इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। बस 2 इज़ द राइट आंसर, 1065। क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बाय ऑप्शन ज़्यादा इजी है। कैसे? सपोज पी वेरीज एज अ सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ विच वन वेरीज डायरेक्टली एज क्यू। देखो डायरेक्टली का क्या मतलब है? P varies directly with Q and P varies inversely as Q। और P जो है वो अगर हम इक्वल्स टू में लिखना चाहें, P इन दोनों का सम है, ठीक है ना। P यहाँ पे ये P1 ले लो, ये P2 ले लो, एंड P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ऐसे है ये, है ना। तो अगर मैं इसको इक्वल्स टू में लिखना पड़ेगा तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? P1 बराबर है MQ और P2 बराबर है K/Q। एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दी इक्वल्स टू में लाने के लिए, तो बस P बराबर है MQ प्लस K/Q, ये है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? उन्होंने दिया है P11 है, पहले यहाँ पर P की जगह 11 और Q की जगह पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी। फिर P की जगह 25 2/5 और Q की जगह 5 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी। फिर सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, M और K की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इतना ड्रामा क्यों करें? हमें पता है ये इक्वेशन दे रखी हैं सारी, तो बस यहाँ पर P और Q की वैल्यू पुट कर लो। पहले ये 11 और 2 वाली वैल्यू ईजी है, यहाँ पे पुट करके देखो। Q की जगह 2, 5 to the 10 माइनस 9 हो गया, 10 to the 20 माइनस 1 19, 10 to the 20 प्लस 1, ये 2/2 1 होता है ना, और ये भी नहीं हो रहा, ये 21 हो गया। 5 to the 10 प्लस 1 11। दिस इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। बस एक को ही सेटिस्फाई जो करेगा वही तो दूसरे को भी सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट आ जाते फिर हम सेकंड वाला भी चेक कर लेते, लेकिन हमारे पास तो एक से ही सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, तो दूसरा हम चेक ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। अ टेलीविज़न सेट मार्क्ड एट इतना, ये मार्क्ड प्राइस है, इज़ ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट एट 14,000। भाई कितने का डिस्काउंट दे दिया? 17,500 में से 14,000 गया, कितना? 3,500 का डिस्काउंट दे दिया। किस पर? 17,500 पर। बस यही है हमारा परसेंटेज। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 35 की टेबल में 175 आता है, बिल्कुल आता है 5 पर। 35 1 35, 35 5 175, 5 20 100, 20% इज़ द राइट आंसर। Yes, 20% is the right answer. Question number 19. When a man rides an electric bike at a speed of 12 km per hour, he reaches his office at 10 a.m. When he rides at the speed of 18 km per hour, he reaches his office at 9 a.m. मतलब टाइम में कितने का गैप आ गया? 1 आवर का, है ना। अब आपको पता है ऑफिस रीच कर रहे हैं अपने घर से या जहाँ से भी, तो हमारा डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम क्या होगा? एक दूसरे का रेसिप्रोकल। स्पीड कितना है? 12 और यहाँ पे है 18।
तो टाइम क्या हो जाएगा 18:12, यही होगा टाइम। 3 6 8, 6 3 18, 6 2 12, तो टाइम का रेशो आया 3:2। और इनके बीच का गैप कितना है 1, और यही क्वेश्चन में भी बोला है कि इनके बीच का गैप 1 है। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है, ये बिल्कुल करेक्ट मतलब हमारा टाइम का रेशो आया है। इसके अंदर कुछ भी हमने इसको सिंपली मतलब यही आंसर है 3:2। अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 3 घंटे लगते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 2 घंटे लगते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 12 3 36 किलोमीटर। अब उन्होंने पूछा है कि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए अगर उसको ऑफिस 9:30 बजे पहुंचना है। देखो 9:30 बजे पहुंचने का क्या मतलब है, अब उसको टाइम कितना लग रहा है। स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस तो हमारे पास आ चुका है, अब टाइम कितना है। देखो 10 बजे जब वो ऑफिस पहुंच रहा है तो 3 घंटे लग रहे हैं। 9 बजे जब ऑफिस पहुंच रहा है तो उसको ऑफिस पहुंचने में कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब जब वो 9:30 बजे पहुंच रहा है तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 2.5 घंटे। सीधा सा पता चल रहा है 2.5 घंटे का क्या मतलब है 5/2, बस 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 36 2 72/5, कर दो डिवाइड। 5 1 5, बचा कितना 2, 5 4 20, बचा 2, 5 4 20, 14.4। Question number 20. 2 men and 3 women can do a piece of work in 30 days, whereas 5 men and 4 women can do it in 15 days. To complete the same work in 14 days, how many women should work with 7 women? देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसमें सबसे पहले आप देखो जब भी कोई क्वेश्चन हो ना ऐसा मैन वुमेन, तो आप इनकी एफिशिएंसी को एम और डब्ल्यू लेट कर लो। मान लिया एम जो है वो एक दिन में एम यूनिट काम कर रहे हैं, वुमेन जो है वो एक दिन में डब्ल्यू यूनिट्स काम कर रही है, ये इनकी एफिशिएंसी होगी। तो 2 मैन और 3 वुमेन मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 2m + 3w, और ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं 30 डेज तक। तो टोटल वर्क हो गया 2 men + 3w, ये तो एक दिन का काम था और 30 दिन तक काम कर रहे हैं वो ऐसे। फिर दोबारा से देखो 5 men and 4 women can do it in 15 days, अभी भी ये भी तो टोटल वर्क ही है। अब 5 आदमी हैं और 4 वुमेन है, मिलकर 15 दिन तक काम करते हैं, तो भी तो वो टोटल काम ही करेंगे। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल हैं तो काट पीट मचा दो, 15 2 30, तो ये हो गया 4m + 6w = 5m + 4w। तो ये हो गया 4w इधर माइनस में आ गया, 2w = 1m, w/m = 1/2। मतलब वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो मैन की एफिशिएंसी 2 है। अब टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क = यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो दोनों में से किसी भी एक में। मैन में 2 2 2 4 प्लस डब्ल्यू में 1 3 इंटू में, अब ये 30 लिखना है, 2 मत लिख देना, इंटू 30, 7 × 30 आपका आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क ये है 7 × 30, काम कितने दिनों में कंप्लीट करना है 14 डेज़ में। हाउ मैनी मोर वुमेन शुड वर्क विथ 7 वुमेन। अब देखो हमें तो एक दिन का काम देखना है। मान लो x वुमेन और है तो टोटल कितनी वुमेन हो गई 7 + x। इसको मैं अलग कलर से दिखाते हूँ एक मिनट। टोटल कितनी वुमेन हो गई 7 + x, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, रोज़ मिलकर कितना काम कर रही हैं 1 यूनिट, कितने दिन तक कर रही हैं 14 दिन तक, और मिलकर कितना काम कर देगी टोटल वर्क जितना, बस 7 × 30, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 15 था। अब ये x इधर 7 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में, x = 15 - 7 = 8। 8 इज़ द राइट आंसर। देखो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया था, और शायद ये क्वेश्चन पिछले किसी पेपर में भी आया है जो अभी रिसेंटली अपलोड किया है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको लगेगा ये तो बहुत लंबा है, बट नहीं, ये बहुत बेसिक है। हम हर चीज़ में कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट क्यों ढूंढें जब हम बेसिक से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपके अगर एग्ज़ाम में आते तो आपको ऐसे टोटल वर्क वगैरह थोड़ा ना लिखना है, आप सीधा इक्वालिटी में लिखोगे, रेशो निकालोगे, आपको पता है ये टोटल वर्क है, यहाँ पे वैल्यू डालोगे, टोटल वर्क आपका आ जाएगा। बस उस टोटल वर्क को
जो पूछा उसके इक्वेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उन्होंने पूछा हाउ मैनी मोर वीमेन शुड वर्क विथ 7 वुमेन, तो हमने मान लिया x वुमेन और काम करेगी, तो टोटल कितनी वुमेन होगी 7 + x, और 7 + x वुमेन मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी, तो 7 + x × 1, क्योंकि एक वुमेन एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है। ये रहा हमारा 1 यूनिट बस। और कितने दिन तक काम करवाना उन्हें, 14 दिन तक। 14 दिन तक मिलकर इतना काम करेंगी, और वो किसके इक्वल होगा, वो टोटल वर्क के। बस यही आंसर है। हमने इक्वेट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 8। 8 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @mathsps1। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।